नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं केंद्राधिपति दोष क्या होता है, केंद्राधिपति दोष कैसे लगता है, उसका क्या महत्व है और उसका फलादेश कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। लघु पराशर पद्धति के अंदर केंद्राधिपति दोष के बारे में 2 श्लोक दिए गए हैं और वो 2 श्लोक के अंदर क्लियर कट कहा गया है कि नवग्रहों के अंदर जो 4 ग्रह शुभ है, यानी कि नैसर्गिक दृष्टि से जो 4 शुभ ग्रह है उन्हीं को ये दोष लगता है। अब ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं तो सुनिए। नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है गुरु, उससे थोड़ा कम शुभ ग्रह है शुक्र, उससे थोड़ा कम शुभ ग्रह है बुध और उससे भी थोड़ा कम शुभ ग्रह है चंद्र। क्यों? क्योंकि 9 ग्रहों के अंदर जो गुरु है इसे भगवानों का आचार्य माना गया है, इसीलिए गुरु को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। उससे थोड़ा कम शुक्र जो राक्षसों के गुरु है, यानी कि शुक्राचार्य, इसीलिए शुक्र को गुरु से थोड़ा कम शुभ ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह का एक स्वभाव होता है कि वो जब शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो शुभ फल देने लगता है। बुध ग्रह जब भी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जो बुध है वो परिस्थिति के अनुसार अपना शुभ और अशुभ फल देता है, इसीलिए उसको शुक्र से भी कम माना गया है। और आखिरी में आता है चंद्र। चंद्र को पक्ष बल के हिसाब से देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो उसकी कुंडली में चंद्र को शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो उसके चंद्र को क्षीण माना गया है, कमजोर माना गया है। तो अभी हमने जाना कि केंद्राधिपति दोष के अंदर 4 ग्रहों को ही केंद्राधिपति का दोष लगता है। सबसे पहले नंबर पे आता है गुरु, उससे कम शुक्र, उससे कम बुध, उससे कम चंद्र। ये 4 ग्रहों को ही केंद्राधिपति का दोष लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो केंद्राधिपति दोष है उसके नियम क्या है। तो वो नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला नियम, केंद्राधिपति केंद्र में ही बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, कोई ग्रह केंद्राधिपति भी हो और वो त्रिकोण का मालिक भी हो तो फिर उसे केंद्राधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगता। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि 4थे और 5वें भाव का स्वामी बनकर बैठा है तो फिर शनि को केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता। तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर केंद्र स्थान का जो स्वामी है वो अगर त्रिक स्थानों का स्वामी भी बन जाता है, यानी कि 6वें, 8वें, 12वें स्थान का स्वामी भी बन जाता है तो केंद्राधिपति दोष की शक्ति दुगनी हो जाती है। जैसे कि आप देखिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि 7वें और 8वें दोनों भाव का स्वामी बन जाता है तो ये जो शनि है ये ज्यादा अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके बाद केंद्राधिपति का जो चौथा नियम है वो ये कहता है कि 7वां भाव जो होता है वो मारक होता है और 7वें भाव का स्वामी अगर 4थे और 10वें केंद्र स्थान में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। लेकिन अगर 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति दोष बहुत ज्यादा लगता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बोर्ड के माध्यम से गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि जो शुक्र ग्रह है ये 2रे और 7वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और यही शुक्र लग्नाधिपति मंगल का भी शत्रु है। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बनकर शुक्र अगर जो 4थे और 10वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है।
और यही शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश मंगल का शत्रु है और कुंडली का प्रबल मारक ग्रह है। इसीलिए मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो तो वो केंद्राधिपति का दोष बहुत ज्यादा लगता है। अब इसके ठीक दूसरी बाजू देखते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम भाव में स्वगृही होकर बैठा हो तो यहाँ पे मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो फिर इसका फलादेश कैसे करें? तो इसका फलादेश ऐसे किया जाता है कि जो मालव योग का जो 100% फल मिलने वाला है वो अभी सिर्फ 80% ही मिलेगा। यानी कि केंद्राधिपति दोष लगने के वजह से ये शुक्र की शुभता में 20% कमी आ जाएगी। 100% फल देने वाला ग्रह अभी सिर्फ 80% ही फल देगा। ये है केंद्राधिपति दोष का फलादेश। दूसरे पे जाते हैं। आप देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 7वें और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और वो लग्नेश मंगल का भी शत्रु बनता है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर भी सप्तमाधिपति शुक्र अगर जो चौथे या 10वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। यही शुक्र अगर सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि मारक बलवान हो गया। अब इसके ठीक अपोजिट जाते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका फलादेश कैसे करें? तो हम कहेंगे कि मालव योग का जो 100% फल मिलने वाला है अभी सिर्फ 80% ही मिलेगा। अब इसके अंदर और एक खराब स्थिति को उत्पन्न करते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र अगर राहु के साथ युति करके लंपट योग नाम का शुभ योग बनाता हो तो अभी ये जो मालव योग है ये 100 में से सिर्फ 60% अच्छा फल देगा, 40% अच्छा फल नहीं देगा। ये बात को भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि शुक्र पहले से मारक है और ऊपर से राहु के साथ मिल गया तो पहले 80% फल देने वाला था, अभी सिर्फ 60% फल देगा। अभी हम ज्योतिष का दूसरा एक नियम देखते हैं कि जो लग्नाधिपति ग्रह होता है वो अगर केंद्र में बैठा हो तो उसे केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो प्रथम भाव है यानी कि जो लग्न भाव है इसे केंद्र में भी गिनती करते हैं और इसे त्रिकोण में भी गिनती करते हैं। फिर से कहूंगा, जो लग्न भाव है इसे केंद्र भी कहा गया है और इसे त्रिकोण भी कहा गया है। तो इसकी दोनों में गिनती होती है। और ज्योतिष का नियम ये कहता है, लघु पराशर का नियम ये कहता है कि जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाता है उसे केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता। यानी कि लग्नाधिपति को केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल अगर चौथे, 7वें, 10वें भाव में कहीं भी बैठा हो तो उसे केंद्राधिपति का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल चौथे, 7वें, 10वें भाव में बैठा हो तो उसे केंद्राधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी हम दूसरी परिस्थिति में जाते हैं कि यहाँ पे देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए 7वां भाव कौन हो गया? मारक हो गया। तो 7वें भाव के अंदर कौन सी राशि है? धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु हो गया। तो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर 7वां भाव मारक है और मारक का जो स्वामी है गुरु है। लेकिन यही गुरु 10वें भाव का भी तो स्वामी बन गया, इसलिए ये गुरु 2 केंद्र स्थानों का स्वामी बन गया, यानी 2 शुभ स्थानों का स्वामी बन गया। तो फिर ये जो गुरु है अगर केंद्र में कहीं भी बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। यानी कि ये गुरु सप्तमाधिपति गुरु अगर चौथे या 10वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। यही गुरु अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ये केंद्राधिपति का दोष ज्यादा लगता है। अभी यही इसी बात को दूसरी तरह से देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, राइट।
तो अब इसका फलादेश कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर जो हंस योग का जो 100% फल मिलने वाला है वो अभी सिर्फ 80% ही मिलेगा, यानी कि 20% शुभ फल में कमी आ जाएगी। अब इसको और एक स्थिति खराब बनाते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति गुरु अगर यहां पे राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो तो अभी 80% नहीं, सिर्फ 60% ही शुभ फल दे पाएगा, क्योंकि पहले ही 7वां भाव मारक है, उसका स्वामी बनकर बैठा है और राहु के साथ है। लेकिन यही गुरु 10वें भाव का तो स्वामी है, इसीलिए ये गुरु थोड़ा कम फल देगा। उसकी जो 100% फल देने की शक्ति है अभी 80% हो गई। वैसा ही दूसरा एग्जांपल देता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर 7वें भाव को मारक मान लो। मारक का अंदर कौन है? मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। अगर ये गुरु चौथे भाव में या 10वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगेगा। गुरु सप्तमाधिपति बनकर सप्तम भाव में बैठा हो तो ये केंद्राधिपति का दोष बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ से देखो तो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो अब इसका फलादेश कैसे करें? तो हंस योग का जो 100% फल मिलने वाला है वो अभी सिर्फ 80% ही मिलेगा, 20% उसके शुभ फल में कमी आ जाएगी। यही है केंद्राधिपति दोष का फलादेश करने का तरीका। अगर मान लो ये गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो फिर इसका शुभ फल जो मिलने वाला है, हंस योग का जो शुभ फल मिलने वाला है वो अभी सिर्फ 60% ही मिलेगा। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर 7वें भाव को हम लोग मारक मानते हैं, तो 7वें भाव का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। लेकिन यही बुध 10वें भाव का भी तो स्वामी है, तो दो शुभ स्थानों का स्वामी बनकर बुध बैठा है। तो अभी ये जो बुध है अगर चौथे और 10वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। यही बुध 7वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष ज्यादा लगेगा। अभी दूसरी तरफ देखो तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर बुध स्वगृही होकर बैठा हो तो भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अभी इसका फलादेश कैसे करें? तो भद्र योग जो पंच महापुरुष राजयोग है उसका जो 100% फल मिलने वाला है वो अभी सिर्फ 80% मिलेगा, 20% शुभ फल में कमी आ जाएगी। और यही बुध अगर राहु के साथ युति करके जड़त्व योग नाम का शुभ योग बनाता हो तो उसके शुभ फल में 40% की कमी आ जाएगी, यानी कि अभी ये भद्र योग सिर्फ 60% ही फल देगा। वैसे ही मीन लग्न की कुंडली के अंदर भी होता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध चौथे और 7वें भाव का स्वामी बनकर बैठा है। ये बुध अगर चौथे और 10वें भाव में बैठा हो तो केंद्राधिपति का दोष लगता है। ये बुध अगर 7वें भाव में ही उच्च का होकर बैठा हो तो भी केंद्राधिपति का दोष लगता है। लेकिन भद्र योग भी तो बनाता है, तो भद्र योग का जो शुभ फल है वो 80% हो जाएगा। अभी और भी कुछ नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मेष लग्न की कुंडली है। अभी मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव का स्वामी हो गया। अभी ये चंद्र मान लो 7वें भाव में या 10वें भाव में बैठा हो तो भी केंद्राधिपति का दोष लगता है, बरोबर। लेकिन चंद्र को सबसे कम केंद्राधिपति का दोष लगता है क्योंकि उसको पक्ष बल के हिसाब से देखा जाता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। मान लो कि तुला लग्न की कुंडली हो, ध्यान से सुनना। अगर मान लो तुला लग्न की कुंडली हो तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि चौथे और 5वें भाव का स्वामी बनकर बैठा होता है। तो शनि चौथे भाव का भी स्वामी हो गया, 5वें भाव का भी स्वामी हो गया, केंद्र का भी स्वामी हो गया, त्रिकोण का भी स्वामी हो गया। तो फिर तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से उसे केंद्राधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक वैसे उसके अपोजिट जाते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली लो, तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि 7वें और 8वें दोनों भाव का स्वामी बन जाता है। तो यहां पे अगर ये जो शनि अगर जो केंद्र में बैठा हो तो वो केंद्राधिपति का दोष ज्यादा लगता है। अभी इसमें भी एक नियम है, ध्यान से सुनना। कुछ विद्वानों का कहना है और कुछ किताबों में पढ़ा है कि जो शुभ ग्रह होते हैं अगर उसे केंद्राधिपति का दोष लगे
तो उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। उसी प्रकार अगर पाप ग्रह केंद्र में बैठे हो तो उसके अशुभ फल में भी कमी आ जाती है, अर्थात वो ग्रह की अशुभता कम हो जाती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी बनकर अगर जो केंद्र में बैठा हो तो उसके अशुभ फल में भी कमी आ जाती है। केंद्राधिपति का सीधा साधा मतलब ये है कि उसके जो शुभ और अशुभ फल मिलने वाले हैं वो 20-25% कम हो जाते हैं, यही बात है। और एक नियम है जो काफी लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर केंद्र का स्वामी भाव चलित कुंडली के अंदर केंद्र से बाहर चला जाता है तो फिर केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इधर देखिए मेष लग्न की कुंडली है, सप्तमाधिपति और द्वितीयाधिपति बनकर शुक्र है, और ये शुक्र जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन भाव चलित कुंडली के अंदर मान लो यहां या यहां चला जाए। फिर से बोलता हूं, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र भाव चलित कुंडली के अंदर 6वें या 8वें भाव में ट्रांसफर हो जाए तो फिर ये केंद्राधिपति का दोष नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, केंद्राधिपति दोष का सीधा साधा मतलब यह है कि जो 4 शुभ ग्रह है, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 4 को ही केंद्राधिपति का दोष लगता है। और जब केंद्र का स्वामी केंद्र भाव में बैठा हो तो उसके शुभ फल में 20 या 25% की कमी हो जाती है। वैसे कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि अगर यही केंद्राधिपति दोष पाप ग्रहों को लगे तो, जैसे कि शनि है, मंगल है, सूर्य है, इनको लगे तो उनका अगर अशुभ फल मिलने वाला है तो उसके अशुभ फल में भी बहुत कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्राधिपति जो ग्रह होता है अगर वो त्रिकोण का मालिक हो तो फिर उसे केंद्राधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगता। केंद्राधिपति अगर जो 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी भी बनता हो, ध्यान से सुनना, जो ग्रह केंद्राधिपति है अगर वही ग्रह 6वें, 8वें और 12वें भाव का भी स्वामी बनता हो तो फिर वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देता है। कुछ किताबों में भी ये भी लिखा है कि अगर केंद्राधिपति ग्रह कुंडली का मारक बनता हो, लग्नेश का शत्रु हो, और अगर वो केंद्राधिपति दोष निर्माण करता हो तो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा के अंदर मरण तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको केंद्राधिपति दोष के बारे में काफी गहनता से जानकारी दी है। हो सकता है ये जानकारी हासिल करने के बाद आपके फलादेश के अंदर आपको थोड़ी सहायता हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।